Hello everyone. We are back again. My name is Dipankar. Uh, I am from the team Factual Concepts, and as promised, that we will be doing all the chapters of ICSE Board Physics, chapter by chapter, on this channel and completely free of cost. So today we are going to deal with chapter number one, which is force, right? So ICSE Physics, class 10th, chapter one, force. Okay. Today we are going to do that. Understood? मेरा नाम दीपांकर है और ये फैक्चुअल कॉन्सेप्ट्स का यूट्यूब चैनल है। तो जैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि फिजिक्स क्लास 10th के आईसीएसई बोर्ड की जो फिजिक्स है क्लास 10th की उसके चैप्टर बाय चैप्टर हम वीडियोस डालेंगे। सारा का पूरा सिलेबस कंप्लीट रहेगा। तो वही हम करने जा रहे हैं। उस कड़ी में आज हमारा पहला चैप्टर है। सो लेट्स स्टार्ट विथ फोर्स। ठीक है। तो आई विल बी स्पीकिंग बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी सो दैट यू आर कंफर्टेबल इन अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। तो मैं अंग्रेजी और हिंदी दोनों में आपसे बात करूंगा, समझाऊंगा, ताकि चीज़ें समझ में आए। और बाकी अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन इज ओपन। यू कैन आस्क योर क्वेरीज कि भाई इस टाइम फ्रेम में सर आप क्या पढ़ा रहे थे, आप क्या कर रहे थे। ठीक है, चलो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट फोर्स। तो फोर्स है क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? तो फोर्स इज व्हाट? Force is something which changes the state of motion of an object, right? So in this chapter, we'll be dealing with states of motion, and we'll be understanding that how many or in how many ways we can see a body in motion. ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग ये समझेंगे कि जब फोर्स लगती है तो फोर्स के लगने के बाद बॉडी में कौन कौन से मूवमेंट्स, मोशंस पॉसिबल है। ठीक है। तो फोर्स वो चीज है जो स्टेट ऑफ मोशन चेंज करती है। सिंपल सिंपल डेफिनेशन रखेंगे। स्टेट ऑफ मोशन चेंज होता है, चेंजेस। ठीक है। स्टेट ऑफ मोशन चेंजेस व्हाइल आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है। अगर हमारे पास कोई रिजिड बॉडी है, ठीक है, रिजिड बॉडी, इफ वी आर हैविंग अ रिजिड बॉडी, तो उसका मतलब क्या है? मतलब लेट्स से कि दिस इज अ रिजिड बॉडी। ठीक है। अगर इसको मार रहे हो तो ये पचक नहीं रही है। वेन एवर यू आर बीटिंग इट, वेन एवर यू आर किकिंग इट, द शेप इज नॉट चेंजिंग। तो जैसे ही अगर इस पे फोर्स लगाएंगे तो ये आगे बढ़ेगा भैया। सिंपल सी बात, राइट? और अगर यहाँ पे नॉन रिजिड बॉडी है, अगर यहाँ पे नॉन रिजिड बॉडी है, नॉन रिजिड बॉडी है, ठीक है, नॉन रिजिड बॉडी है, तो उसका मतलब क्या होगा? नॉन रिजिड बॉडी है मतलब कि यार फोर्स लगाओगे तो ये कैसे हो जाएगा? ये ऐसे हो जाएगा कुछ, राइट? तो नॉन नॉन रिजिड बॉडी पे जब हम फोर्स लगाते हैं तो शेप, साइज और स्टेट ऑफ मोशन सब चेंज होता है। ठीक है। ओके। सो whenever we apply a force on a non-rigid body, then shape, size and state of motion of the body changes. ठीक है। Now, so now let's understand how many kinds of motions are there. ठीक है। तो let's say कि there is a ball, ठीक है, and it is a rigid one. Okay. So if we apply a force F, so what will happen? It will start moving. It will start moving. So whatever motion it is doing in the linear path, ऐसे ऐसे, भाई इस डायरेक्शन में भी तो जा सकता है ना। इसको ऊपर मत समझो कि हवा में जा रहा है। हवा में भी जाएगा, अगर सीधे जा रहा है तो भी लीनियर मोशन है। प्लेन में समझो, एक्स वाई प्लेन में, जमीन पे पड़ा हुआ है, वो प्लेन है। और रूम को पूरा का पूरा देखोगे तो वो स्पेस है। स्पेस मतलब जहां तुम पानी भर सकते हो। तो रूम में हम पानी भर सकते हैं, पूरे रूम में ना, मतलब अगर खिड़की दरवाजे सारे जो भी रास्ते हैं बंद कर दिए जाएं तो। बट जमीन पे नहीं भर सकते। जैसे ही वो पानी की हाइट होगी वो क्या हो जाएगा? स्पेस हो जाएगा, वो प्लेन नहीं रहेगा। ठीक है। तो whenever we apply a force on a rigid body, it moves in a straight line, right? That is something which is important to understand. तो ये लीनियर मोशन होता है। लीनियर मोशन, लीनियर मोशन, लीनियर मोशन, लीनियर मोशन। ठीक है। मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन।
ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। Just keep understanding things. Whatever you're not able to understand, drop your queries in the comment section. जो भी ना समझ में आए comment section में सीधे से डाल दो। ठीक है, तो जब भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है उसको क्या कहते हैं, लीनियर मोशन कहते हैं आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, नाउ अगर अगर मैं क्या करूं कि इसी बॉल को लूं मैं और इसको यहां पे फिक्स कर दूं। ठीक है, ठीक है, ओके, या बॉल ना लेकर के लेट्स से कि दिस इज अ रिंग, दिस इज अ रिंग, और ये ऐसे यहां से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऑल द कंपोनेंट्स, और यहां पे ये फिक्स्ड है। ठीक है, फिक्स्ड, फिक्स्ड। अब जब फिक्स्ड है तो भाई मैं अगर यहां पे ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो क्या ये आगे जाएगा? नो। तो लीनियर मोशन इज नॉट पॉसिबल हियर। सो लीनियर मोशन, सो लीनियर मोशन इज नॉट पॉसिबल हियर। ठीक है, नाउ अगर मैं यहां पे फोर्स ऐसे लगाऊं, ठीक है, अगर मैं यहां पे फोर्स ऐसे लगाऊं तो जब मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा तो ये घूमने लगेगा, राइट? सो नाउ इट हैज स्टार्टेड मूविंग, राइट? सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। तो यू हैव चेंज द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट? स्टेट ऑफ मोशन चेंज किया या नहीं चेंज, मतलब स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं, स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब तब तो वो सॉलिड, लिक्विड, गैस और ये सब हो जाएगा। स्टेट ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट आपने चेंज किया। ठीक है, फोर्स लगा करके इट स्टार्टेड रोटेटिंग। तो जब भी हम किसी मोशन की बात कर रहे हैं क्लास 10th आईसीएससी में, तो इट इज कि देयर इज कैन बी अ लीनियर मोशन और इट कैन बी अ रोटेशनल मोशन। ये दोनों चीज बहुत ही समझ करके चलना, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दीज टू पॉइंट्स। और इन्हीं दोनों मोशन के टाइप्स पे ये पूरा का पूरा फोर्स का चैप्टर डिपेंडेंट है। ठीक है, सो दैट इज समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। नाउ नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि रोटेशन मोशन होता कैसे है। रोटेशन या फिर मोमेंट, इसको कहते हैं मोमेंट, मोमेंट। ओके, मोमेंट ऑफ अ फोर्स, ऑफ अ फोर्स और टॉर्क। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि मोमेंट ऑफ अ फोर्स मतलब यू कैन अंडरस्टैंड कि वही रोटेटिंग कैपेबिलिटी ऑफ अ फोर्स, और उसी को क्या कहते हैं, टॉर्क। और टॉर्क को डोनेट करते हैं ऐसे, और फोर्स को डोनेट करते हैं एफ से। ठीक है, सो नाउ लेट्स से कि अगर कोई इरेगुलर सी बॉडी है, ठीक है, इरेगुलर सी बॉडी है, और मैंने यहां पे ऐसे फोर्स लगाया कि तुम हिलो, एंड दिस इज द पॉइंट ऑन विच दिस बॉडी इज फिक्स्ड, राइट? तो मोमेंट ऑफ फोर्स कैसे डिसाइड होता है? तो वो ऐसे होता है कि आप इस स्ट्रेट लाइन को एक्सटेंड कर लो। सो दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, this is the line of action of force, right? And this is the perpendicular distance, this is the perpendicular distance from the point of from the point of fixation of the body। ठीक है, तो जहां से बॉडी फिक्स्ड है और जो लाइन ऑफ फोर्स का एक्शन है उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेट से x है। तो जो मोमेंट ऑफ फोर्स होता है या जो टॉर्क होता है वो दिया जाता है F इंटू एक्स, राइट? मतलब फोर्स into perpendicular distance, perpendicular distance between the line of action of force and pivot point। ठीक है, तो देखो ये चीज है। अब ध्यान से सोचो कि अच्छा अगर ये पॉइंट फिक्स्ड है, इफ दिस पॉइंट इज फिक्स्ड, इफ दिस पॉइंट इज फिक्स्ड, और इसको मैं ऐसे कर रहा हूं तो ये फोर्स चाह रहा है कि ऐसे जाए, और इस पॉइंट पे ये फिक्स्ड है, तो इसी के अबाउट तो रोटेट करने लगेगा, राइट? सो दिस इज व्हाट इज रोटेशन और मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द टॉर्क डिपेंड्स? फैक्टर्स ऑन विच, फैक्टर्स ऑन विच टॉर्क
depends, factor on which torque depends is first, of course, the force, right? The magnitude of force applied. कलर चेंज कर लेते हैं. Magnitude of force applied. Magnitude of force applied. Second is wait, the perpendicular distance between the line of action of force, line of action of force and the pivot point. This is very important to understand. ठीक है. तो दिस इज समथिंग कि अपने को समझ में आना चाहिए. ओके. अब ये डी को ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस याद रखना, ये नहीं कि कोई भी डिस्टेंस तुमने ले लिया. ओके. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. नाउ अब यूनिट क्या रहेगा भाई? फोर्स का यूनिट लिख लो न्यूटन, और डिस्टेंस का क्या है? मीटर. तो टाउ का यूनिट क्या हो गया? यूनिट ऑफ टाउ मतलब टाउ इज द सिंबल फॉर टॉर्क. तो यूनिट ऑफ टॉर्क और यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स इज व्हाट? न्यूटन मीटर. ये ऐसा यूनिट है. अब सीजीएस यूनिट में चेंज करना होगा तो 9 सेंटीमीटर हो जाएगा. ठीक है. नाउ अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली कि भाई अगर लेट से दिस इज अ सर्कल. ओके. दिस इज अ सर्कल और यहाँ पे ये फिक्स्ड है, राइट? तो अगर मैं फोर्स ऐसे लगाऊंगा तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, राइट? सो इट इज व्हाट? एंटी क्लॉकवाइज मोशन. एंटी क्लॉक मोशन, एंटी क्लॉक रोटेशन. इस रोटेशन को हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं. ठीक है. इस रोटेशन को हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं. नाउ व्हेन देयर इज अनदर ऑब्जेक्ट और वो ऐसे है और हमने फोर्स ऐसे लगाई, तो ये तो ऐसे मूव करने करेगा, रोटेट करेगा. सो दिस इज व्हाट? क्लॉकवाइज रोटेशन. क्लॉकवाइज रोटेशन. तो इसको हम लोग क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं. अब नेगेटिव पॉजिटिव क्यों लेते हैं? जस्ट टू डिनोट द साइंस, डायरेक्शन, सॉरी. ठीक है. तो साइंस हमने क्यों असाइन किए? साइंस आर असाइंड, साइंस आर असाइंड so that we can determine the direction, determine the direction, determine the direction. Signs are assigned so that we determine the direction of moment of force, of force. तो भाई अब जैसे फोर्स while solving numericals, while solving numericals. तो इसका मतलब क्या है मैं बता रहा हूँ. इसका मतलब ये है कि भाई अब तुम्हारे सामने को कोई फिगर रहेगा तो उसमें तुम बता दोगे ऐसे जा रहा है, अरे ये तो एंटी क्लॉक वाइज है, और ऐसे मूव कर रहा है ये तो क्लॉक वाइज है. बट जब तुम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो न्यूमेरिकल में थोड़ी फोटो डालोगे. समझ रहे हो बात को? तो वहां पे क्या करोगे? वहां पे तुम साइन दोगे ना किसी को कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है, लेट से 15 न्यूटन मीटर का, लेट से, राइट? तो उसको पॉजिटिव ले लिया और नेगेटिव में 25 ऐसे कुछ हो रहा है, तो नेट मूवमेंट जो हो रहा है वो 25 न्यूटन मीटर हो रहा है. और चूंकि इसका साइन पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि 25 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क एक्सटेंड हो रहा है वो बॉडी को रोटेट करा रहा है इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. समझ गए बात को? तो इसका मतलब ये होता है. ठीक है. सो दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. नाउ अब फिर थोड़े से एग्जांपल्स याद कर लेना और थोड़ा सा डिटेल में कि movement of force around the hinge point of a door. ठीक है. Then स्टेयरिंग व्हील, स्टेयरिंग व्हील का रोटेशन. ठीक है. राइट. तो ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं. यू कैन जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड देम. या फिर रेंच का, राइट? सो ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग्स. नाउ देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट ऑफ कपल. ठीक है.
तो COUPLE कपल। कपल से अगर जब हम समझते हैं तो इसका दिमाग में आता है टू पीपल और टू थिंग्स, राइट। तो चूंकि हम लोग फोर्स पढ़ रहे हैं तो कपल का मतलब हमारे लिए फोर्स वाली चीजों में होगा टू फोर्सेस। ओके, टू फोर्सेस। ठीक है, टू फोर्सेस। तो इसका मतलब ये है कि कुछ होता नहीं भाई, सब बड़े बड़े चीजें कंफ्यूज करने के लिए होती हैं। इसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि लेट्स से कि ये देयर इज एन ऑब्जेक्ट एंड इट इज फिक्स्ड फ्रॉम हियर। ठीक है, ठीक है। तो आपने तो एक फोर्स लगाया, राइट। आपने तो एक फोर्स लगाया बट हिंज पॉइंट भी तो फोर्स लगाएगा। तो ये, तो अब ये क्या करेगा, इसको उधर घुमाएगा और ये भी इस पॉइंट के अराउंड, ये भी इस पॉइंट के अराउंड, ये वाला ये भी हो रहेगा। तो ये और ये दोनों प्लस हो गए, मतलब दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस हो गए। तो दोनों घुमा रहे हैं तो इसको ही कपल कहते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है। तो अब इसी एग्जाम्पल को समझ करके इसका हम वो कर लेंगे, डेरिवेशन टाइप का समझ लेंगे। तो let's say this is an object and it is fixed at this point. ठीक है। Now we are applying a force in this direction. So the same amount of force is applied by the body in this direction, right? So now ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, राइट, ये इसको रोटेट करना चाहेगा तो इसको O मान लेते हैं, इसको A और इसको B। ठीक है, ओके। तो पहले इसको देखते हैं, फर्स्ट इसको। तो फर्स्ट इसका मोमेंट जब निकालेंगे तो टाउ क्या आएगा, आएगा F into OB। नाउ सी दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। मैंने परपेंडिकुलर लिया, मैंने और कोई डिस्टेंस नहीं लिया है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लोगे। इन विच डायरेक्शन, अब चूंकि ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो मैं पॉजिटिव रखूंगा। देखो ये ऐसी चीजें करनी चाहिए, नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। एंड टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू ओ ए। अब मैं देख रहा हूं यार ये भी तो ऐसे घुमाएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज दोनों पॉजिटिव। तो दोनों पॉजिटिव हैं तो क्यूमुलेटिव, अब जैसे कि यहाँ पे अगर कोई बॉडी रहती तो मैं बोलता यार F1 ऐसे लग रहा है, F2 ऐसे लग रहा है, F3 ऐसे लग रहा है, F4 ऐसे लग रहा है। तुम, चलो ये तो चलो क्लास 11th का क्वेश्चन हो गया, सुपर पोजिशन ऑफ फोर्सेस। अगर मैं तुमसे ऐसे कहूँ कि भाई ये ब्लॉक है, यहाँ पे फोर्स F1 लग रहा है, यहाँ पे फोर्स F2 लग रहा है, यहाँ पे F3 लग रहा है, तो व्हाट इज द नेट फोर्स? तो तुम कहते नेट फोर्स इज F1 प्लस F3 माइनस F2। ठीक है, ऐसे करते, राइट। तो इन द सेम वे यहां पे भी तो टॉर्क जो लग रहा है यहां दो लग रहे हैं। तो नेट टॉर्क क्या होगा? नेट टॉर्क होगा दोनों दोनों का समेशन, दोनों को ऐड करने के बाद जो मिले, राइट। तो यहां पे मैंने देखा भाई दोनों तो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो टाउ नेट क्या हो जाएगा? टॉर्क नेट इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, टाउ वन प्लस टाउ टू, मतलब एफ इंटू ओ ए प्लस एफ इंटू ओ बी, राइट। तो तो ओ बी ये है और ओ ए ये है, मतलब यहाँ पे देख लेना है। ठीक है, एफ को कॉमन ले लिया तो ओ बी प्लस ओ ए आ गया, राइट। तो अब ओ बी प्लस ओ ए को मैं मान लेता हूँ ए बी दिया भी हुआ है वहां पे। तो इट इज इक्वल टू एफ इंटू ए बी, डाउन नेट। दिस इज फॉर वॉट? दिस इज जस्ट फॉर कपल फोर्सेस, फॉर कपल। ये नहीं कि किसी का भी तुम ऐड कर दिए, डायरेक्शन देखना पड़ेगा पहले। ठीक है। सो व्हाट आर कपल्स? कपल्स आर, सो यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ ताकि मैं ऐसा नहीं रहे। Couples are two equal and opposite parallel forces, parallel forces not acting along the same line, same line.
A couple is always needed to produce a rotation. ठीक है? So this is something which is important to understand. Okay. Now let's talk about equilibrium of bodies. Equilibrium of bodies. ठीक है? अब इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज, अब बहुत ध्यान से समझना बात को। जब मैंने तुमसे कहा कि भाई दो प्रकार के मोशन है, लीनियर और रोटेशन, राइट? और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या समझते हैं? इक्विलिब्रियम का मतलब हम ये समझते हैं कि भाई अगर एक बॉडी है, अगर वो रेस्ट में है, तो जितने भी फोर्सेस उसमें लगे, जितने भी फोर्सेस लगे, नेट उन फोर्सेस का जीरो हो, ताकि ये बॉडी हमेशा रेस्ट में ही रहे, राइट? ताकि ये बॉडी हमेशा रेस्ट में ही रहे। ओके। ओके। सो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? सॉरी, वो कॉल आ गया था। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि आई वाज जस्ट टेलिंग यू पीपल कि जब अगर किसी बॉडी पे कोई जो रेस्ट पे है एंड इट इज एक्सपीरियंसिंग अ लॉट ऑफ फोर्सेस, लेकिन सारे फोर्सेस का जो नेट फोर्स है वो जीरो है, तो हम क्या कहते हैं कि दिस बॉडी विल कंटिन्यू टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो इसको कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है? स्टैटिक मतलब रुका हुआ रेस्ट पे, और इक्विलिब्रियम मतलब कि भाई वो कुछ उसका स्टेट ऑफ रेस्ट है, वो मूव नहीं कर रहा, वो बदल नहीं रहा, राइट? सो दैट इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है? तो ये, अब एक होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम डायनामिक इक्विलिब्रियम मैं ऐसे बता दूंगा ना कि तुम्हें कभी दिक्कत भी नहीं होगी लाइफ में। डायनामिक इक्विलिब्रियम, अब इसमें क्या है? इसमें अगर बॉडी कोई मूव कर रही है, लेट से इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, और कई ढेर सारे फोर्सेस इस पे लग रहे हैं, लेकिन सारे फोर्सेस का जो नेट है वो जीरो है, एफ नेट इज जीरो। तो तब क्या होगा? तब ये बॉडी तो इसी डायरेक्शन में मूव करती रहेगी, इसी डायरेक्शन में आगे की तरफ। तो इसको हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है? इसको हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं कि ये रेन ड्रॉप। ठीक है? रेन ड्रॉप, रेन ड्रॉप जब ऊपर से नीचे गिरता है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। तो एक डायरेक्शन में गिरा, वेलोसिटी कांस्टेंट है, और सारे, तो जो नीचे की जो ग्रेविटी है वो, और जो फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट हो रही है, वो दोनों बैलेंस होती हैं, तो एफ नेट जीरो होता है, और ये नीचे आता रहता है कांस्टेंट वेलोसिटी से, एंड इट शोकेसेस डायनामिक, राइट? तो जब हम कहते हैं कि कोई बॉडी रेस्ट में है, तो वो लीनियर मोशन भी उसका नहीं होना चाहिए, और रोटेट भी नहीं होनी चाहिए। या फिर हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम में है, तो मतलब लीनियर मोशन हो सकता है, लीनियर मोशन हो सकता है, या रोटेशन मोशन हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं, राइट? सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग यू पीपल टू अंडरस्टैंड कि इक्विलिब्रियम मतलब पूरा इक्विलिब्रियम। समझ के बात को? सो दैट इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ओके। नाउ नाउ वी हैव सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब क्या? सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब ये कि वैसा पॉइंट बॉडी में, जो पॉइंट जिस पॉइंट पे उस बॉडी का सारा वेट लग रहा हो। ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं एक इरेगुलर बॉडी लेता हूं। आई जस्ट टेक एन इरेगुलर बॉडी। ठीक है? और इसमें खूब ढेर सारे पॉइंट्स हैं, राइट? और हम सब मान लेते हैं कि सबका जो वेट है वो यूनिफॉर्म है, जस्ट फॉर दी
सिंप्लिसिटी ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग। देखो हमेशा याद रखना कि जब भी किसी कॉम्प्लेक्स चीज को समझना हो तो उसको सबसे पहले बहुत सिंपल बना लो। ठीक है, तो सब सिंपल चीजों को समझ लो, उसके बाद धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करके इस स्टेज पे पहुंच जाओगे और कॉम्प्लेक्स चीज को भी समझ लोगे। ठीक है, तभी जब क्लास 11th में जाओगे तो, या फिर क्लास 11th में क्या, ऐसे भी कोई भी मोशन हम करते हैं उसमें फ्रिक्शन मानते हैं क्या अभी तक? राइट, सो वो बात अलग है, लेट्स लीव इट। तो ये चीज है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि इस चीज को अपने को समझना है, तो हम इसको सिंपल बना दे रहे हैं कि भाई हर एक जो ये रेगुलर बॉडी है ये कई पार्ट से मिलके बनी है, और इन जो वेरियस पार्ट्स है इनका वेट डब्ल्यू है। एंड देर इज अ पॉइंट जहां पे इन सारे स्मॉल वेट्स का जो मोमेंट है वो जीरो है। दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये जो पॉइंट है ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सीजी। और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी कौन सा पॉइंट होता है? जहां पे ये जो इंडिविजुअल वेट्स है ना छोटे वाले, इनका मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट इज जीरो। मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट दिस पॉइंट इज जीरो। इसको कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और दूसरे तरीके से ये कर सकते हैं कि भाई इस जगह पे पूरा का पूरा बॉडी का वेट एक्सपीरियंस किया जा रहा है। राइट, अब इस सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इस सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है दैट यू रिमेंबर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ वेरियस सर्फेसेस। राइट, जैसे अगर रॉड है तो रॉड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? मिड पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत आएगा। और ड्रॉ करने के लिए भी आता है कि भाई रॉड है तो ऐसे ड्रॉ कर लिया और करके ये मिड पॉइंट है, दिस इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। राइट, इन द सेम वे सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग, राइट, सर्कुलर रिंग। अब सर्कुलर रिंग है, रिंग तो मतलब बीच में मटेरियल नहीं है, नो मटेरियल इनसाइड, लेकिन तब भी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो मिड पॉइंट में लगेगा। राइट, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैन ऑल्सो कैन ऑल्सो be at a point where there is no material, where there is no material, where there is no material, right? So this is important. Circular ring. ठीक है, तो यहाँ बीच में है नहीं, और यहीं पे मास है जो ग्रीन ग्रीन वाला दिख रहा है, लेकिन तभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे एक्ट करती है। क्योंकि इस पॉइंट पे ही जो पूरा मोमेंट है वो जीरो है। ठीक है, तो इन द सेम वे सिलेंडर, राइट, सिलेंडर में कहाँ होता है? सिलेंडर में भी मिड में होता है। ठीक है, मिड ऑफ द सिलेंडर, ऐसे सिलेंडर बना लिया और ये इस रेडियस के मिड पॉइंट से, इस रेडियस के मिड पॉइंट से ऐसे लाइन खींच ली, और इस लाइन का जो मिड पॉइंट है दैट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर सिलेंडर। ठीक है, सो इन द सेम वे ट्रायंगुलर लैमिना, ट्रायंगुलर लैमिना, ट्रायंगुलर लैमिना, ट्रायंगुलर लैमिना का कैसे निकालना है? एक ट्रायंगल बना लो। ठीक है, ट्रायंगल बनाने के बाद ऐसे, ये मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी, ये हमेशा सबके लिए सेम नहीं होता। इसमें क्या करना रहता है ना, बताए, यू विल टेक दिस ट्रायंगल एंड यू विल सस्पेंड इट फ्रॉम हियर, राइट। तो जब वो रेस्ट में आ जाएगा तो एक लाइन खींच दो ऐसे। ठीक, फिर उसके बाद फिर उसके बाद बी, इसको बी मान लो, इसको सी माना, इसको बी मान लो, इस पे करो, और जब रेस्ट में आ जाए तो स्ट्रेट लाइन खींच लो। फिर ए, इसको ए मान के इसको कहीं से लटका दो, सस्पेंड कर दो, और जब ये रेस्ट में आ जाए तो स्ट्रेट लाइन खींच दो। जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ये होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज लाइज इन द लाइन, in the line when the body comes to rest। क्योंकि ये वही लाइन होती है जहां पे मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस इज जीरो। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कनेक्ट थिंग्स, और यही चीजें बताई गई हैं बुक में फॉर इरेगुलर शेप, कि इरेगुलर कोई शेप है तो उसको हमने 3 पॉइंट ले लिए। ठीक है, 3 पॉइंट 4 पॉइंट जो भी है ले लिए, एक यहाँ एजेस पे ऐसे ऐसे, पहले यहां से लटकाया, इसको ए मान लो, तो जब रेस्ट में आई तो ऐसे कुछ हुआ। फिर फिर इसको बी मान लो, और जब रेस्ट में आई तो हमने स्ट्रेट लाइन बना ली। फिर इसको सी मान लो, फिर रेस्ट में आई
तो हमने ऐसा कुछ लाइन बना लिया, फिर ऐसे कुछ लाइन बनाया, तो दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि इसी पॉइंट पे सारे मोमेंट ऑफ जो वेट्स हैं वो जीरो हो रहे हैं। तो इसमें क्या करना है अपने को, अलग अलग फिगर्स के जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट्स हैं उनकी लोकेशन और उनके डायग्राम्स, बोथ आर इंपॉर्टेंट, लोकेशन प्लस डायग्राम बोथ आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ही अच्छे से याद रहना चाहिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, सो दिस इज समथिंग नाउ। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में भी यही कि चूंकि सारा वेट, जैसे एक रॉड लेते हैं, अब सारा वेट तो ऐसे ही एक्ट कर रहा है, राइट? तो अगर हम यहीं पे कोई सपोर्ट पॉइंट लगा दें, यहीं पे कोई सपोर्ट पॉइंट लगा दें जो कि इस सारे वेट का भार संभाल ले, तो दिस होल रॉड विल कम टू रेस्ट। अंडरस्टूड? तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, क्योंकि यहीं पे जो वेट सस्पेंड हो रहा था, सारा वेट एक्ट कर रहा था, यहीं पे हमने सपोर्ट दे दिया, तो ये रेस्ट में आ गया। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अ थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। नाउ द लास्ट सेक्शन विच इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसमें कुछ नहीं करना है, अभी मतलब का बच्चे परेशान रहते हैं। सी, दिस इज अ सर्कल, ठीक है, ठीक है, एकदम सही फिगर नहीं बना है, बट लेट अस अज्यूम। नाउ अब कोई बॉडी इस पे मूव कर रही है, मतलब ऐसे मूव कर रही है, ऐसे मूव कर रही है, ऐसे मूव कर रही है, ऐसे मूव कर रही है। तो अगर मैं यहां पे बैठ जाऊं और यहां पे देखूं, तो इस अगर मैं देखूंगा तो बॉडी तो ऐसे जा रही है, तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ मोशन फॉर द बॉडी। जब मैं यहां पे आके बैठ जाऊंगा तो मुझे दिखेगा अरे बॉडी तो ऐसे जा रही है। फिर जब मैं यहां पे आ जाऊंगा तो मुझे दिखेगा कि भाई बॉडी तो ऐसे जा रही है। और फिर जब मैं यहां पे आऊंगा तो मुझे दिखेगा कि भाई बॉडी तो ऐसे जा रही है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म मतलब स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड इज कांस्टेंट, बट चूंकि डायरेक्शन इज चेंजिंग तो वेलोसिटी इज चेंजिंग, velocity is changing because of change in direction, because of change in direction। ठीक है, because of change in direction velocity is changing। तो चूंकि velocity change हो रही है तो velocity को कौन change करता है? acceleration। that is why uniform circular motion, uniform circular motion, ये तो मत लिख देना एग्जाम में, I am writing it for my convenience। तो uniform circular motion is an accelerated motion। why? It is an accelerated motion because it is causing change in velocity, causing change in velocity, causing change in velocity by changing direction, not by only changing its direction, by only changing its direction। ठीक है, तो ये हो गए चीजें। ओके, ना अब इसमें दो कॉन्सेप्ट आता है, इसमें आता है सेंट्रीपिटल फोर्स का, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो पहले बात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? अब सी, दिस इज अ सर्कल, राइट? और ये बॉडी तो ऐसे मूव कर रही है यहाँ पे, राइट? तो ये बॉडी मूव कर रही है मतलब इसके अराउंड मूव कर रही है, राइट? है ना? जैसे अगर मैं इसको यहां देखूं तो ये यहां पे है, फिर यहां पे है, फिर यहां पे, फिर तो देर इज सम फोर्स विच इज रेडियली टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, रेडियली, रेडियस के अलोंग, रेडियली टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड दिस इज ओनली कॉजिंग द मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, राइट? तो इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। नाउ अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया भाई खत्म, यस, यही है बस, ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं, सब इसी में 3 घंटे पढ़ाएंगे फालतू का टाइम वेस्ट करने के लिए।
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोई फोर्स नहीं होता इन रियलिटी, ये एग्जिस्ट नहीं करता, नॉट एग्जिस्टिंग इन रियलिटी, राइट? ओके, ठीक है। तो ये बस होता है उस ऑब्जर्वर के लिए दैट इज सिटिंग, that is the part of the uniform circular motion, that is, sorry, observer who is part of यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब मैं बताता हूँ, जैसे कि भाई ये एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल में बॉडी ऐसे मूव कर रही है, तो इसको मूव कराने के लिए सर्कल में एक अंदर फोर्स, क्योंकि दिस इज ऑलवेज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, राइट? ऑलवेज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, ऑलवेज अट्रैक्ट। तो यहां पे तो फोर्स एक्ट हो रहा है, इसको खींच रहा है इस तरफ पे, राइट? अब अब बाहर अगर कोई बैठा रहेगा तो उसको क्या लगेगा? उसको ये लगेगा कि यार ये बॉडी तो ऐसे मूव कर रही थी, फिर ऐसे हो गई, फिर ऐसे हो गई, फिर ऐसे हो गई, राइट? उसको ये लगेगा। लेकिन यही चीज जब अगर ये है और इसके अंदर कोई बैठा हुआ है, यहां पे कोई ऑब्जर्वर है और यहां पे एक बॉल है, ठीक है, ओके, तो इसके लिए क्या ये, ठीक है, ये बॉल मूव कर रही है, तो इस ऑब्जर्वर वन के लिए बॉल इज ऑलवेज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, राइट? और बॉल टू जो है, राइट, ये ऑब्जर्वर टू जो है वो जब देखेगा तो फॉर हिम बॉल इज ऑलवेज एट रेस्ट, राइट? तो भाई तुम ये बताओ, इस ऑब्जर्वर के लिए चूंकि ये बॉल रेस्ट में है, लेकिन इसको ये पता है कि यार मेरे को तो एक फोर्स खींच रही है अंदर, राइट? तो देयर शुड बी सम फोर्स जो इस बॉडी पे अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, जस्ट टू ब्रिंग दिस बॉडी एट रेस्ट, राइट? तो इसी फिक्शनल फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, फोर्स कहते हैं, क्योंकि ये ऑब्जर्वर इस बॉल को देख रहा है, लेकिन उसको ये पता होना चाहिए कि बॉल भी उसके साथ घूम रही है, ठीक है? तो वही वाली बात है, तो इसीलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, राइट? अब तुम क्या करो, अब यही जो बॉल है और ये स्ट्रिंग थी, इसको तोड़ दो। इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? अब चूंकि इस पे अगर टेंजेंट बनाओगे, राइट, मतलब ऐसे अगर यहां पे हम करेंगे तो ऐसे फोर्स होगा, तो ये तो बॉल ऐसे चली जाएगी, ऐसे ऐसे। तो यहां जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर वन, उसको तो लगेगा यार बॉल तो स्ट्रेट डायरेक्शन में गई, लेकिन जो सर्कल के अंदर ऑब्जर्वर टू बैठा था, उसको लगेगा देखा, क्योंकि बाहर एक फोर्स लग रही थी, तो इसकी वजह से वही फोर्स इसको बाहर खींच रही है। तो दिस इज ऑल्सो एन एक्सप्लेनेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बस एक्सप्लेन करने के लिए होती है फॉर एन ऑब्जर्वर विच इज मूविंग along with the ball। ठीक है, तो ये चीज है, ओके। सो विद दिस आई कंप्लीट दिस चैप्टर वन ऑफ आईसीएससी फिजिक्स क्लास 10th। और प्लीज डू फॉलो आवर चैनल, राइट? आप हमारे चैनल फैक्चुअल कॉन्सेप्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लाइक, शेयर, यू नो, अमंग योर फ्रेंड्स, सारे ग्रुप में शेयर कर दो, जो भी क्लास 10th या आगे क्लास 10th में जानने वाले हैं उनके बच्चों के लिए। और कमेंट सेक्शन में जो भी तुम लोगों को चीजें चाहिए, हेल्प चाहिए हमारे तरफ से, या जो भी तुम्हें सजेशंस देने हो, राइट, वो हमें दो, ठीक है? चलो, हैप्पी लर्निंग एंड बाय।